नमस्कार दोस्तों, आज मुझे सौभाग्य मिला है आज आपके साथ कुछ बातचीत करने का इस इंडस्ट्री को लेकर के, जो इस इंडस्ट्री आज के समय की देन है, आज के समय की मांग है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज जिस तेजी से दुनिया परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन बिजनेस सिस्टम में आ रहा है। यदि सुखद भविष्य और आनंदमयी जीवन की गारंटी चाहिए तो इस परिवर्तन को हमको स्वीकार करना होगा और समय की मांग को देखते हुए हमें स्वीकार भी करना चाहिए। दुनिया के पहले मिलेनियर जे पॉल गेट्स ने कुछ बातें बताई थीं। उन्होंने बताया, पहली बात कि नौकरी से सिर्फ आजीविका चलेगी, रोजमर्रा की जो हमारी जरूरतें हैं सिर्फ उन्हीं को पूरा कर सकता है व्यक्ति। दूसरी बात उन्होंने बताई कि आदमी को बिजनेस करना होगा, बिजनेस से ही आदमी को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के अलावा, आजीविका चलाने के अलावा अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिल पाएगा। बिजनेस कैसा हो तो उन्होंने बताया एफएमसीजी प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड हो, और एफएमसीजी का महत्व हम समझ सकते हैं। आपने देखा कि रिलायंस इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बाद में और वो मार्केट में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में उतर आया, इवन सब्जी भिंडी तक बेचना शुरू कर दिया। टाटा की बात करें, इतना बड़ा ब्रांड होने के बावजूद उन्होंने चाय पत्ती तक बेचना शुरू कर दिया। इसके अलावा एक बात और उन्होंने बताई, बिजनेस कैसा हो तो उन्होंने बताया बिजनेस ऐसा हो जो आपके ऊपर 3% आधारित हो और लोगों के ऊपर 97% आधारित हो। और हम खुशनसीब हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मौका एक ऐसा मौका है जो हमको जे पॉल गेट्स की जो बातें बताई थी उनको पूरा करने का अवसर प्रदान करता है। नेटवर्क बनाए बिना कामयाब नहीं हो सकते, ऐसा हमें जानने के लिए मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आज इस इंडस्ट्री को लोग उतना जानते नहीं हैं और इसीलिए जानकारी के अभाव में उतना स्वीकार नहीं करते। एमएलएम इंडस्ट्री की पावर बहुत बड़ी है, इसको समझना, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इस इंडस्ट्री को फैलाने का श्रेय रिच डिवॉस और जे वैन एंडल नाम के दो जिगरी दोस्तों को जाता है, जिन्होंने दुनिया भर में इस बिजनेस को फैलाया। 1940 में ग्रांड रैपिड्स मिशिगन अमेरिका के एक हाई स्कूल में ये दोनों पढ़ते थे। शुरुआत में वो आर्मी में भर्ती हुए और आपस में कमिटमेंट किया और दूसरे विश्व युद्ध के बाद रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने सबसे पहले ड्राइव इन रेस्टोरेंट नामक एक रेस्टोरेंट खोला। उसके बाद बच्चों के टॉयज का बिजनेस शुरू किया और साथ में धीमे धीमे उस समय एक मल्टीविटामिन और मिनरल सप्लीमेंट कंपनी न्यूट्रीलाइट दुनिया की एक जानी मानी कंपनियों में एक उभर रही थी। उस कंपनी की खासियत थी कि उसके उत्पादों का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा किया जाता था और सभी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर अपने बिजनेस के स्वयं मालिक थे। इन चीजों को देखते हुए न्यूट्रीलाइट के मार्केटिंग बिजनेस में ये दोनों जुड़ गए। धीमे धीमे अपने दम पर बिजनेस प्रणाली को शुरू और उसके बाद इन्होंने न्यूट्रीलाइट कंपनी के साथ उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी की स्थापना की और वहीं से इस बिजनेस की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, जिस कंपनी को उन्होंने न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट के साथ शुरू किया और धीमे धीमे करके ये बिजनेस पूरी दुनिया में फैल गया। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो लोग समयानुकूल अपने आप में परिवर्तन नहीं करते वे या तो पिछड़ जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। हर वर्ष वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं और पुरानों को उनके लिए अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। समयानुसार ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इस नजरिए से इंसान का भी समय के अनुसार बदलना ही बुद्धिमानी है। रूढ़िवादियों को आज तक किसी ने सफलता का शिखर छूते नहीं देखा। जो लोग समय के साथ नहीं चलते, सफलता भी उनको अपने साथ लेकर नहीं चलती है। इस संदर्भ में मुझे एक घटना भी याद आती है। आज से कुछ दशक पहले स्विट्जरलैंड में जो घड़ियां थीं वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली घड़ियां थीं। स्विस घड़ियां ही सर्वोच्च क्वालिटी की घड़ियां मानी जाती थीं। उस समय पर स्विस फैक्ट्री में कई हजार लोग काम करते थे। 80% से ज्यादा घड़ी बाजार पर स्विस कंपनी का कब्जा था। 1950 के दशक की शुरुआत में एक व्यक्ति ने डिजिटल घड़ी विकसित की और स्विस कंपनी के दफ्तर पहुंचा, मगर इस कंपनी ने इस डिजिटल घड़ी को स्वीकार नहीं किया। स्विस घड़ी कंपनी का विचार था कि संसार में उन्हीं की घड़ी सर्वश्रेष्ठ है और वही निर्माण सर्वश्रेष्ठ करते हैं।
और कोई भी तकनीक उनके आगे टिक नहीं सकती। उस समय तक पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक क्रांति दस्तक दे चुकी थी और उसी का परिणाम वह डिजिटल घड़ी थी। मगर स्विस कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की तरफ उस दस्तक को नहीं सुना और उस व्यक्ति को खाली लौटा दिया। वह व्यक्ति एक अन्य घड़ी निर्माता सीको के पास पहुंचा। सीको ने उसे हाथों हाथ लिया और एक से एक नई और सस्ती रेंज की घड़ियां मार्केट में उतार दी। आज आप देख सकते हैं जो घड़ी का मार्केट है वहां पर इतना बड़ा चेंज आया। आज 80% जो घड़ियां हैं वो डिजिटल हैं और चाबी वाली घड़ियों का जमाना तो लद ही गया। आज पोजीशन ये है कि स्विस घड़ी कंपनी में 10 से 15 हजार कर्मचारी काम करते हैं, बाकी बेरोजगार हो गए। इससे प्रूव होता है कि जो समय के साथ नहीं चलते, समय उनकी बलि ले लेता है। इसलिए व्यक्ति को समय के साथ साथ बदलना बहुत जरूरी है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये आज की डिमांड है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने की चाहत करेगा क्योंकि हर व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के लोगों की धारणा कुछ और है। लोग जनरली इसको स्वीकार नहीं करते। लोग बोलते हैं कि इस बिजनेस को करने का सिद्धांत जो है लोगों को जोड़ने से पैसा आता है। लोग जोड़ने में बिलीव नहीं करते और जोड़ने की बात करते हैं। जी हाँ, मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि इंडस्ट्री जो है वो जोड़ने की इंडस्ट्री है, लेकिन लोग इसको क्यों स्वीकार नहीं करते? इसके पीछे वजह क्या है? ऐसा इसलिए है, मैंने सोचा तो मैंने अंदाजा लगाया और एहसास हुआ कि ऐसा लोगों के साथ क्यों है, लोग इसको स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है दोस्तों कि हमें 1000 साल पहले से 1000 साल पुरानी हमारी जो माइंड प्रोग्रामिंग है वो जोड़ने की नहीं बल्कि तोड़ने की गई है। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा कि हमारी जो माइंड की प्रोग्रामिंग है वो 1000 साल पुरानी है, जोड़ने की नहीं बल्कि तोड़ने की। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूं कि जोड़ने का सिद्धांत लोगों के लिए बिल्कुल नया है और तोड़ने का पुराना। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था कालांतर में, और आप इतिहास जानते हैं कि समय के साथ इसका विभाजन हुआ और उसके बाद कई छोटे छोटे कंट्रियों में ये बट गया। तो इतिहास में हमने देखा कि विभाजन हुआ, टूटा। शुरुआत में बात करते हैं कि आपने देखा होगा, जानते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं कि शुरुआत में पहले आश्रम में गुरुजी हुआ करते थे और सभी विद्यार्थियों को एजुकेशन या शिक्षा दिया करते थे। तो सभी विषयों की शिक्षा वो दिया करते थे, इवन तीरंदाजी, तलवारबाजी भी, कौशल भी और IQ लेवल की एजुकेशन भी, सारी एजुकेशन दिया करते थे। लेकिन आज की बात करते हैं तो स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो हर सब्जेक्ट का टीचर अलग है। इवन साइंस में बायोलॉजी का टीचर अलग है, जूलॉजी का अलग है, बॉटनी का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, फिजिक्स का अलग है। हर चीज की स्पेशलिटी आज आ चुकी है। कहाँ एक से शुरुआत हुई थी और आज विभाजन होता चला जा रहा है। शुरुआत में एक ही वैद्य जी हुआ करते थे राजा जी के यहाँ पर और वो सारा उपचार कर दिया करते थे। लेकिन आज किसी को कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल फिजिकल प्रॉब्लम है, तो एक डॉक्टर पूरी बॉडी का इलाज नहीं करता। आज हर चीज का स्पेशलिस्ट अलग है। आप देखेंगे आई स्पेशलिस्ट अलग है, ईयर स्पेशलिस्ट अलग है, सर्जन अलग है और न्यूरोलॉजी का अलग है। अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट हैं और मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में राइट आई स्पेशलिस्ट अलग होगा और लेफ्ट आई स्पेशलिस्ट अलग होगा। कंबाइंड फैमिली हुआ करती थी पहले, लेकिन आज डिवाइडेड फैमिली है, आप देखते ही हैं। तो तोड़ने की प्रोग्रामिंग हो रही है शुरू से, लगातार सालों से तोड़ने की प्रोग्रामिंग हो रही है। और ये तोड़ने की प्रोग्रामिंग के दरमियान में बीच में अचानक से जोड़ने की प्रोग्रामिंग आ गई, जोड़ने की बात आ गई। तो कैसे 1000 साल पुरानी तोड़ने की प्रोग्रामिंग के बीच में जोड़ने की प्रोग्रामिंग को कैसे एक साथ स्वीकार किया जा सकता है? हाँ, धीमे धीमे ही सही, लेकिन लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं। जोड़ने का सिद्धांत है। एक हार्वर्ड का एक सर्वे किया, सर्वे में देखा कि बिजली जाने पर, इलेक्ट्रिसिटी अगर चली जाती है तो लोग क्या करते हैं। यूएस के लोग क्या करते हैं, जापान के लोग क्या करते हैं और इंडिया के लोग क्या करते हैं। ये सर्वे यूएस, जापान और इंडिया के ऊपर किया गया। तो देखा कि यूएस में अगर बिजली जाती है तो लोग खुद ही ठीक करते हैं। 80% से ज्यादा लोग खुद ही उसको ठीक करते हैं, और नहीं होती तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन करते हैं। जापान के लोग बिजली जाने पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन करते हैं और इनको इन्फॉर्म करते हैं और वहां से आकर उसको ठीक करते हैं। इंडिया के लोग अगर बिजली चली जाए तो क्या करते हैं, वो घर से बाहर निकलेंगे, देखेंगे, आजू वाले को देखा, बाजू वाले को देखा, पता चला इधर भी अंधेरा उधर भी अंधेरा, और मुझे क्या पड़ी है, वो भी अंदर घुस जाता है। ठीक इसी प्रकार से इस बिजनेस को लेकर के भी है।
अगर आप किसी को इस बिजनेस को बताने के लिए जाते हैं, ऑफर करने के लिए जाते हैं, तो वो देखता है कि आजू वाला भी गरीब, बाजू वाला भी गरीब, वो भी संघर्ष में और ये भी संघर्ष में, तो मेरे को क्या पड़ी, और इसलिए वो स्वीकार नहीं करता। और ये बिजनेस जो है वो लोगों को समझाने का है, और ऐसा बोला जाता है कि इंसान को समझाना और मेढक तौलना बराबर है। मेढक तौलना, आप एक पल्ले में मेढक रखोगे, एक पल्ले में बांट रखोगे, तो कुछ मेढक डालोगे तो नए डालोगे, जब तक पुराने वाले फुदक के बाहर निकल जाएंगे। इंसान को समझाना और मेढक तोलना बराबर है। और इंसान को समझाने के लिए मेरे से ज्यादा आप कई सारे उदाहरण आपके नॉलेज में होंगे। ये जोड़ने का सिद्धांत है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जोड़ने के सिद्धांत की ताकत कितनी है। दोस्तों, मैं जोड़ने के सिद्धांत को समझाना चाहूंगा, जोड़ने की ताकत समझाना चाहूंगा। रामायण के बारे में आपने सुन रखा होगा। भगवान श्री राम के सामने एक बहुत बड़ा टास्क था, सीता को रावण के चंगुल से वापस लाना। और इसके लिए उन्होंने अकेले प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने जोड़ने के सिद्धांत को अपनाया। उन्हें मौका मिला और उन्होंने जंगल में जो मिला, बंदर, भालू जो मिले, उनको उन्होंने आपस में जोड़ना शुरू किया और एक टीम बनाई। और उसके दम पर उन्होंने इतने बड़े असंभव से टास्क को पूरा किया। जोड़ने की ताकत इतनी ज्यादा है कि एक आदमी, साधारण आदमी भी इस व्यवसाय में अपना और अपने परिवार का एक इतिहास तक रच सकता है। मुझे 14 साल का अनुभव हुआ इस बिजनेस में। पिछले 14 साल में मैंने इस बिजनेस में अपनी आंखों के सामने कई असाधारण काम होते हुए देखे। कई ऐसे साधारण व्यक्तियों को असाधारण व्यक्तित्व में परिवर्तित होते हुए देखा। मैंने देखा कि जोड़ने की ताकत की वजह से एक गांव का लड़का, दूध बेचने वाला, 25 साल की उम्र में BMW कार में चलता है। मैंने देखा 25 साल का नहीं, एक 50 साल का व्यक्ति भी हैं जो ऑडी कार में चलते हैं। मैंने देखा हमारे साथ में जॉब वाले भी, प्राइवेट काम करने वाले भी, स्टूडेंट भी, हाउसवाइफ भी, स्टूडेंट के साथ साथ में किसान भी, नॉर्मल साधारण IQ वाले भी, कम पढ़े लिखे भी, ज्यादा पढ़े लिखे। हर व्यक्ति इस बिजनेस की ताकत को समझ करके अपने परिवार में खुशहाली ला पा रहा है और जिंदगी में तरक्की करता चला जा रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। सैकड़ों ही उदाहरण हमारे सामने हैं। इस बिजनेस की ताकत को आजमाने के लिए हमको कोई नया नहीं करना, वही करना है जो हम सालों से करते चले जा रहे हैं, सालों से सुनते चले आ रहे हैं। आप जानते हैं किसी भी प्रोफेशन को अपनाने के लिए समर्पित होना पड़ता है, लगातार लगातार लगातार। यदि कोई डांस सीखना चाहता है तो 3 से 4 साल, 5 साल लगातार वो डांस को समर्पण कर दे। 4 से 5 साल डांस को समर्पण कर दे। कोई सिंगिंग सीखना चाहता है तो 4 से 5 साल लगातार उसमें देना ही पड़ता है। कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो 4 से 5 साल का वक्त देना ही पड़ेगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, प्रोफेशनल बनना चाहता है, 5 से 6 साल का वक्त देना ही पड़ता है। और 5 से 6 साल का मतलब 6 साल तेरे नाम। किसी भी प्रोफेशन को लेकर के 6 साल तेरे नाम। तेरे नाम अगर 6 साल कर दिए, उस प्रोफेशन के आप मास्टर बन जाते हैं, उस प्रोफेशन में आप गुरु बनना शुरू हो जाते हैं। और एक प्रोफेशन 6 साल तेरे नाम, यही इस बिजनेस के ऊपर भी 6 साल अगर आप देते हैं, ये सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। अगर आपने 6 साल अपने दिए तो इस बिजनेस के आप मालिक बन सकते हैं। इस बिजनेस में मन चाही चीजों के आप हकदारी बन सकते हैं। इस बिजनेस को करना, मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि हमारे ऊपर एक कर्ज है और उसको उतारने के लिए भी इस बिजनेस को करना जरूरी है। इसके लिए एक उदाहरण मुझे याद आता है, मैं सुनाना चाहूंगा। एक राजा शिकार पर निकला। उसने देखा 80-90 साल का एक वृद्ध सड़क के किनारे आम का पेड़ लगा रहा है। राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसे बूढ़े की बेवकूफी पर हंसी आई और व्यंग से बोला, क्यों बाबा, तुम बड़ी उम्मीद कर रहे हो कि जब तक इस पेड़ में फल लगेंगे तब तक तुम जीवित रहोगे और उन फलों को चखोगे? तो बाबा ने पलटकर देखा और बड़े प्यार से बोला, राजा, मैं कुछ लेने की भावना से नहीं यह वृक्ष लगा रहा, बल्कि मुझ पर एक कर्ज है जिसे मैं उतार रहा हूँ। उत्तर सुनकर राजा हैरान हुआ। बाबा, कर्ज कैसा? तो बाबा ने कहा, राजा, अपने जीवन में मैंने जिन वृक्षों के फल खाए, निसंदेह मैंने उनको नहीं लगाया था। वे सभी वृक्ष मेरे पूर्वजों द्वारा लगाए गए थे। अभी यदि मैं आने वाली पीढ़ी के विषय में न सोचूं तो यह मुझ पर कर्ज रहेगा। जैसे मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए वृक्ष लगाए और मैंने फल खाए, उसी तरह मुझे भी ये कर्ज उतारने की जिम्मेदारी है। बुजुर्ग का उत्तर सुनकर के राजा निरुत्तर हो गया। यही बात मैं आपसे बताना चाहता हूं दोस्तों, आने वाली पीढ़ी के लिए यह वृक्ष लगाना जरूरी है।
एक ऐसा वृक्ष जिसके फल वे खा सकें। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के द्वारा या इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सेफ्स ऑफ बिजनेस करना एक ऐसा वृक्ष लगाने की तरह है जहां पर आपकी आने वाली पीढ़ी सदा सदा के लिए इसके फलों का आनंद लेती रहेगी। ये एक ऐसा वृक्ष है जो आपके बाद भी आपकी संतानों को फल देता रहेगा। बस एक ही बात की जरूरत है, इस सिस्टम को गंभीरता से समझना, स्वीकार करना और उस पर अमल करना। यही काम करने की आवश्यकता रहेगी। सच कहूं तो ये बहुत सीधा साधा और आसान सा बिजनेस है। इसमें चालाकी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपस में सूझबूझ, आप में सूझबूझ और एक अच्छे वक्ता के गुण होना भी बहुत जरूरी नहीं है। सिर्फ आप ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, आपके सपने बड़े हैं, आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। पिछले 14 साल में मैंने देखा, समझा कि इस बिजनेस को करने के लिए ज्यादा क्वालिटी नहीं चाहिए। इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जीवन में कुछ सपने देखना चाहता है, कुछ सपने पूरे करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है। किसी ने एक सेमिनार में मुझसे पूछा भी कि इस बिजनेस में सबसे अधिक कामयाब कौन हो सकता है, तो मैंने जवाब दिया, वह फक्कड़ इंसान जो आज 100 रुपए भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता है, मगर उसने बड़े बड़े सपने संजो के रखे हुए हैं। सवाल करने वाले व्यक्ति का चेहरा देखने लायक था और उसे ऐसे उत्तर की मुझसे उम्मीद भी न थी। उन्होंने बोला, क्या ऐसा व्यक्ति कामयाब हो सकता है जो साधन संपन्न हो, जिसके पास जानकारी बहुत ज्यादा हो? तो मैंने बोला, हाँ, वो भी कामयाब हो सकता है। बस लगातार इस बिजनेस को करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, 5 से 6 साल इसको देने की आवश्यकता है। और लगातार अगर आप करते हैं तो आप जानते हैं, अगर आज हमने बीज बोया, कोई व्यक्ति 1 सप्ताह बाद ही कुरेद के देखे कुछ उगा कि नहीं हुआ, तो कुछ हो नहीं पाएगा, वहां से फल नहीं प्राप्त हो पाएंगे, वो वृक्ष ग्रो नहीं कर पाएगा। बस आपको शुरुआत में इसको समझना है, इसकी जानकारी को समझना है और सिस्टम को फॉलो करते हुए, अपनी अपलाइन को फॉलो करते हुए इस बिजनेस को करना है। 3 से 4 साल बाद आप स्वतः ही इस बिजनेस के इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, मालिक हो जाएंगे कि आने वाले समय में आप खुद ही लोगों के रोल मॉडल बन पाएंगे। और इस बिजनेस का एक ड्रीम मुकाम डायमंड का होता है, वहां पहुंच करके आने वाली पीढ़ी को भी आप रास्ता दिखा पाएंगे। इस बिजनेस को करने के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, या तो चुनना मत या हिलना मत, या तो चुनना मत या हिलना मत, ठानना पड़ेगा दोस्तों। और जो लोग भी ठान करके बिजनेस को करते हैं वो निश्चित ही इस बिजनेस में सफलता हासिल करते हैं। हमने अपनी आंखों से कई ऐसे लोगों को देखा जो आए बहुत जोश के साथ, लेकिन उतने ही जोश के साथ वापस भी चले गए। लेकिन ऐसे जो लोग थे जो ठान करके यहाँ पर आए, जिन्होंने ठाना और ठान के लगे रहे, उनके अंदर ज्यादा काबिलियत न होने के बावजूद भी उन्होंने इस बिजनेस में एक बड़ा मुकाम, डायमंड का मुकाम उन्होंने हासिल किया। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। साउथ अफ्रीका में एक डॉक्टर जब जब नाचते थे बारिश होती थी, जब जब नाचते थे बारिश होती थी। जहां पर भी बारिश नहीं होती, दूर दूर तक उनको बुलाते थे लोग और उनको रिक्वेस्ट करते और डॉक्टर साहब नाचते थे और बारिश होना शुरू हो जाती थी। तो वैद्य जी से किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे होता है कि आप नाचते हैं और बारिश हो जाती है? तो डॉक्टर साहब का जवाब था, मैं तब तक नाचता रहता हूं, मैं तब तक नाचता रहता हूं, मैं तब तक नाचता रहता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती। और दोस्तों, ठानना पड़ेगा, दुनिया में सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया? अगर ऐसा सवाल किया जाए तो कोई जवाब देगा कि किसी वेट लिफ्टर ने उठाया, कोई जवाब देगा कि किसी पहलवान ने उठाया, अलग अलग तरह के जवाब मिलेंगे। लेकिन मेरा जवाब है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वजन उस मां ने उठाया जिसका बच्चा किसी कार के नीचे आ गया और उस समय उसने आओ देखा न ताओ, और कहां से उसको ऊर्जा मिली, कहां से उसके अंदर ताकत आई, कहां से उसको एनर्जी मिली और उसने कार को दोनों हाथों से लिया और ऊपर उठा दिया। ऐसा कैसे हुआ? उसके अंदर जो ऊर्जा आई वो ठानने की वजह से। एक और उदाहरण, ऐसा बोला जाता है कि एक ह्यूमन बॉडी 9 डेसिबल तक का दर्द जो है वो सहन कर सकती है, उसके बाद में उससे ज्यादा दर्द सहन नहीं कर सकती, उससे ज्यादा दर्द सहने पर आदमी की मौत हो सकती है। लेकिन हमने सुना है कि एक महिला जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस समय उसे 12 डेसिबल तक से ज्यादा तक दर्द सहन करती है। ये ऐसा मान सकते हैं कि एक साथ 200 हड्डियां टूटें और उतने पर दर्द हो, वो दर्द वो महिला उस समय पर महसूस करती है। और इतना दर्द वो कैसे सहन कर लेती है? तो उसका रिवार्ड, उसका अवार्ड उसकी आंखों के सामने होता है। उसे पता होता है कि कुछ समय बाद, कुछ पलों के बाद मैं एक खूबसूरत से बच्चे को, खूबसूरत से राजकुमार को, खूबसूरत सी परी को जन्म देने वाली हूँ। और जो अवार्ड है, वो जो रिवार्ड है, उसकी आंखों के सामने होता है और उस रिवार्ड अवार्ड को देख करके वो उस दर्द को सहन कर लेती है।
इस बिजनेस को करने का आपका मकसद, इस बिजनेस को करने के आपके ड्रीम, इस बिजनेस को करने के आपके कारण ही आपको इस बिजनेस को हिम्मत देंगे, ये बिजनेस में आपको ऊर्जा देंगे और आपको ठहरने के लिए, ठानने के लिए आपको ताकत देंगे। इस बिजनेस को करना ठीक उस तरह से है कि कोई व्यक्ति चांद पे जाना चाहता है, लेकिन उसने एक नई गाड़ी ले रखी है और उसकी टंकी फुल करा ली है, एक अपनी कार की टंकी फुल करा ले, हवा पूरी चेक करा ले और उसकी सर्विस करा के गाड़ी ओके कर ले और टॉप गियर में चलाई, तो क्या इस जीवन में चांद पहुंच सकता है? तो आप सभी का उत्तर होगा नहीं पहुंच सकता। तो हमारी जो डेस्टिनी है, उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए हमारा जो साधन है, हमारा जो व्हीकल है, वो भी करेक्ट चूज करना बहुत जरूरी है। हम इस बिजनेस के माध्यम से अपने उस साधन, ये हमारा बिजनेस है, इसको अपना करके हम अपनी डेस्टिनी को हासिल कर सकते हैं। आपकी डेस्टिनी है इसी जीवन में अपना नाम कमाना, इसी जीवन में आप अपने सपने पूरे करना, इसी जीवन में आप अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना, इसी जीवन में अपने परिवार को खुशहाली देना, इसी जीवन में अपने माँ बाप का एक कर्ज उतारना, उनके लिए कुछ करके जाना, उनको ताकि फख्र महसूस हो। ये सारी चीजें हम इस बिजनेस के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। 14 साल में हमारे साथ में मैंने अपने सीनियरों को देखा, आज उन्होंने इन सारी चीजों को हासिल किया है। 14 से 15 साल में, 16 साल में, 17 साल में, न बल्कि हमारे सीनियर, बल्कि मेरे साथ में काम करने वाले कई सारे डायमंड, आज उन लोगों के घरों में खुशियां पहुंच रही हैं, उन लोगों के घरों में आज खुशियों के दीपक जल रहे हैं, उनके चेहरे पर, उनके बच्चों के चेहरे पर एक खुशी की एक चमक है। वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। और मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि ये आपके हाथ में एक सही साधन है, इसको अपना करके आप अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा, इस बिजनेस को करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका क्यों है। आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, वाई, क्यों कर रहे हैं, आपका गोल, आपका लक्ष्य, आपका एम, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। न कि आपको कैसे करना है, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्यों कर रहे हैं। एक व्यक्ति के पास उसका दोस्त जाता है और उससे पूछता, चलो भाई घूमने चलते हैं। उसने बोला, नहीं ना, मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे तो 104 डिग्री बुखार है, मैं तो हिल भी नहीं सकता। उसने बोला, नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलते हैं, घूम के आते हैं। बोला, 104 डिग्री बुखार है, मैं तो बिल्कुल भी हिल भी नहीं सकता हूँ, यहां से हिल नहीं सकता, 104 डिग्री बुखार है, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। तभी उसके दोस्त के पास कुत्ता था जिसको वो बाहर ही छोड़ के आया था, और उस कुत्ते को अंदर लेके आता है, बुलडॉग को, और उस पर छोड़ देता है। अभी जिसको 104 डिग्री बुखार था, उसकी रफ्तार देखो, पहले उसके पास में दौड़ने का कारण नहीं था और अब उसके पास रुकने का कारण नहीं है। रुकने का कारण इसलिए नहीं है, अगर रुका तो उसने सुन रखा था कि बुलडॉग जहां से भी कब्जा करता है वहां से 250 ग्राम मांस खींच लेता है, तो रुकने का कारण नहीं है। और कारण आदमी को शक्ति देता है, ताकत देता है, एनर्जी देता है। तो मित्रों, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, जो लोग भी इस बिजनेस में डटना चाहते हैं, डायमंड का मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो उनको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि बहानों को चुनौती देने का वक्त आ गया है। बहानों को चुनौती देने का वक्त आ गया है। बहाने साइड में और चुनौती लेकर के आप इस बिजनेस में अगर टिकते हैं तो बहुत बड़े मुकाम को हासिल करेंगे। एक गुरु और एक चेला थे। गुरुजी ने चेला को बोला कि चेला देखना बाहर बारिश हो रही है क्या। चेला बोलता है उत्तर में कि गुरुजी बाहर से बिल्ली घूमती हुई आई है और देखो भीगी है, तो इसका मतलब बारिश हो रही है। गुरुजी को लगा कि चेला सुनता नहीं है, तो गुरुजी ने फिर दोबारा से उसको बोला कि चेला ऐसा करो, सोने का वक्त हो गया है, लाइट बंद कर दो। तो चेले ने बोला कि गुरुजी चादर से मुंह ढक लो और समझ लो लाइट बंद हो गई। अब तो गुरुजी को लगा कि चेला तो बिल्कुल भी निहायत ही बेशर्म है। उन्होंने फिर से बोला, अच्छा ठीक है, मुझे पानी तो पिला दो, प्यास लगी है। तो चेला बोलता है, गुरुजी मैंने 2 काम कर दिए, एक काम अपने आप कर लो आप। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है वो साइड करके करना ही पड़ेगा और इस बिजनेस को पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे लक्ष्य निर्धारण करते हुए, सिस्टम को फॉलो करते हुए, इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए अगर आप करते हैं तो जीवन में, इस बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम के आप अधिकारी बन सकते हैं दोस्तों। अब आप बोलेंगे कि इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ सीक्रेट हमारे साथ शेयर करिए। तो मैं कुछ बातें जो मैंने अनुभव की हैं
और इस बिजनेस में सीखी हैं उनको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि हमको हर हाल में इसका एक बना बनाया सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करना होगा। सबसे पहली बात, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के रूप में हमारे पास एक सिस्टम है जो पहले से सक्सेसफुल है, जो पहले से प्रूवन है, जिसने अपने आप को प्रूव किया हुआ है, जिसकी गाइडलाइन में पहले से सैकड़ों डायमंड बने हैं। उसकी गाइडलाइन इतनी ज़्यादा सटीक है कि उसको फॉलो करते हुए पिछले 17 साल से लगातार लोग सफलता हासिल कर रहे हैं। तो सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम मजबूत होता है, सिस्टम परमानेंट होता है। एक आदमी टेम्परेरी हो सकता है, एक आदमी टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन सिस्टम टेम्परेरी नहीं होता, सिस्टम परमानेंट होता है। और इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए 100% अगर सिस्टम को फॉलो किया जाए तो 100% सफलता मिलती है। सफलता का प्रतिशत भी सिस्टम को फॉलो करने के प्रतिशत के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं दूसरी बात शेयर करना चाहूंगा कि सिस्टम को फॉलो करने के साथ साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि इस बिजनेस को करने के लिए आपके ड्रीम, आपके लक्ष्य, आपके सपने। इस बिजनेस में सफल वही लोग होते हैं जिनके कुछ सपने हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, आरामदायक जीवन, माँ बाप के लिए कुछ करने की भावना, व्यक्तिगत विकास करना, बच्चों की अच्छी एजुकेशन का सपना देख पाना। ये सारे सपने हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं, ईंधन का काम करते हैं। और अगर ये सपने हमने देखते हैं तो किसी ने कुछ पंक्तियां लिखी भी हैं, जब दिल में एक सपना होता है, इसकी संभावनाओं पर विश्वास होता है, हमारे सपने योजनाओं में बदलते हैं और फिर एक चमत्कार हो जाता है। तो दूसरा, सपने देखने हैं और उनको लक्ष्य में कन्वर्ट करना है। लक्ष्य निर्धारित करने से सपने पूरा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का सपना है कि वह दिल्ली जाना चाहता है, तो उसको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि दिल्ली वो ट्रेन से जाएगा, फ्लाइट से जाएगा, बस से जाएगा या अपनी कार से जाएगा, कितने समय में पहुंचना है और कब निकलना है। ये सारी चीजें उसे निर्धारित करनी होंगी। निर्धारित करने के बाद वो व्यक्ति समय से वहां पहुंच सकता है। इसी प्रकार से हमने जो सपना देखा उसका लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य बना करके उसको हिट करिए। और इस सारी जानकारी लेने के लिए आपकी लगातार ट्रेनिंग होती है। आपके अपलाइन डायमंड लीडर के द्वारा आपको जो गाइडलाइन दी जाती है उनको आंख बंद करके फॉलो करना है। और जिन लोगों ने ऐसा किया है वो लगातार हमारे साथ काम करने वाले लीडर्स की तरक्की हम देख सकते हैं और उनकी तरक्की में हम अंतर भी देख पाते हैं। अगला, योजना, प्लानिंग। अपने अपलाइन के साथ, अपने डायमंड लीडर अपलाइन के साथ, मर्क्यूरी लीडर अपलाइन के साथ, क्राउन लीडर अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग कराना बहुत जरूरी है। आपने सिस्टम को फॉलो करने के लिए भी तैयार हो गए, आपने सपने भी बना लिए, लक्ष्य भी निर्धारित कर लिए, लेकिन अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो क्या होगा? एनर्जी बेकार हो जाएगी। तो प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी है। आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, आपने अभी भी शुरू किया है, आपका सिल्वर अपलाइन है, आपके गोल्ड लीडर के अपलाइन है, पर्ल लीडर के अपलाइन है, उनके साथ मिलकर के जोड़ी बना करके आप काम करिए और अपनी प्लानिंग जरूर बनवाइए, प्लानिंग पे ठप्पा लगवाइए और फिर उसको फॉलो करना शुरू करिए। आप डेफिनेटली बहुत बड़े मुकाम को हासिल जरूर करेंगे। ऐसे बोला भी जाता है कि जो व्यक्ति सफल होना चाहता है उसे एक योजना बनाने की जरूरत पड़ती है और योजना बनाने के बाद उसको एक्शन में डाला जाए तो आदमी डेफिनेटली सफल होता है। उसके बाद में कार्य क्षमता। तो कोई कार्य सफल रूप से करने के लिए किसी भी व्यक्ति को वह कार्य पूरी कार्य क्षमता के साथ करना पड़ेगा और अपने आप को उसमें झोंकना पड़ेगा। धैर्य, ईमानदारी, 3 कार्डिनल रूल जिनके बारे में बार बार बताया जाता है, उनको अमल करते हुए, फॉलो करते हुए हमको इस बिजनेस को करने की आवश्यकता पड़ेगी। और इस बिजनेस में बहुत बड़ी मंजिल को हम हासिल करना चाहते हैं। इस बिजनेस में 2000, 4000, 5000 की टीम बनाने के लिए आए हैं या 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख की टीम बनाने के लिए आए, ये हमको निर्धारित करने की जरूरत है। और जैसा हमारा लक्ष्य होगा वैसे ही हमारी काम करने की हमारी स्पिरिट भी हमारे अंदर उसी प्रकार से आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कि हमको अपने प्रोडक्ट को खुद ही यूज करना है, 100% यूजर बनना है। हमारे जो प्रोडक्ट हैं हमारे साथ में हैं, जैसे कि बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमारे पास में मोरिंगो का एक बहुत ही एनर्जी बार जो हमारे साथ में है,
प्रोटीन बार जो हमारे साथ में बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। रिटेल में आज हमारे साथ में ढेर सारे प्रोडक्ट हैं। हमारे साथ में पहले से जो हमारा बिजनेस प्लान चल रहा है GBV, उसको लेकर के हमारे साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि एक से एक नायाब हैं। RBB में भी, रिटेल में भी हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हैं वो एक से एक नायाब हैं। इनको हमें खुद ही अमल करना है, खुद उनको फॉलो करना है, खुद प्रयोग करना है। और हम खुद प्रयोग करेंगे तो लोग हमारे ऊपर बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे और वो भी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार होने की शुरुआत कर लेंगे। तो ये कुछ पॉइंट है जिनको हमको अपना करके इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की शुरुआत करनी होगी। और डायमंड शिप का जो हमारी यात्रा है, उस यात्रा की शुरुआत पहले कदम से होती है। और पहला कदम होता है कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करके सबसे पहला जो काम आप ये करें कि आपका NAO जो हर फ्राइडे को पूरे देश में होता है, उसको आप अटेंड करने की शुरुआत करें। अपनी अपलाइन के साथ बैठ करके आप FIM के महत्व को समझें और साथ साथ इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको एक प्लानर मिलेगा। अपनी अपलाइन के माध्यम से उस प्लानर के महत्व को समझना है, कैसे उसको प्रयोग में लाना है और साथ ही साथ कैसे हमको इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। बारीक डिटेल अपनी अपलाइन के साथ बैठ करके इसको करिए और आप डेफिनेटली इस बिजनेस के बहुत बड़े मुकाम पर आप पहुंचोगे। दोस्तों, मैं आपको सिस्टम का महत्व और बताना चाहूंगा। 14 साल में मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा। मैंने देखा कि जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं वो लोग लगातार बहुत बड़ी सफलता हासिल कर रहे हैं, और जो लोग सिस्टम में बिलीव नहीं कर रहे वो आते हैं, थोड़ी टीम बनाते हैं और साइड होना शुरू हो जाते हैं। सिस्टम का महत्व इतना ज्यादा है, अगर आपको पता चले कि 600 फीट की खुदाई आपको करनी है और 600 फीट की खुदाई करते हैं, आप मेन पावर लगा दें, मशीन लगा दें और 60-60 फीट की खुदाई के 10 गड्ढे आप खोद दें तो 600 फीट हो गया। 60-60 फीट के आप 10 गड्ढे खोदते हैं और आपको पता चले कि 600 फीट की खुदाई करने पानी निकलेगा, तो टोटल 10 गड्ढे खोदने पर क्या पानी हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमको एक ही काम करना होगा कि एक ही जगह पर खोदना होगा। दूसरी बात, अगर उसके लिए मैन पावर लगाई जाए तो उस काम में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन सिस्टम के रूप में हमारे को एक मशीन मिलती है और उसका प्रयोग करें तो वो कई दिनों का काम कुछ घंटों में हो सकता है। इसको दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहली बार एक बार ट्रक पंचर हुआ, तो जब ट्रक पंचर हुआ तो उस ट्रक को पंचर को ठीक करने के लिए 100 लोगों को बुलाया गया। 100 लोगों ने मिलकर के बड़ी मुश्किल से उस पंचर को ठीक करने की व्यवस्था करी। 100 से नहीं हो पाया, 100 लोग और बुलाए गए, 200 लोगों ने मिलकर के उसके पंचर को बनाया। तब पता लगा कि हर बार उसकी पंचर जब भी ठीक करनी होगी 200 लोग कहां से इकट्ठा किए जाएंगे, तो उसके लिए एक जैक का निर्माण हुआ। और अगली बार जैक बनने के बाद, जो कि सिस्टम का एक रूप है, आप देखते हैं कि 16 साल का लड़का भी और सिर्फ आधे घंटे में जैक की मदद से, सिस्टम की मदद से उस ट्रक की पंचर को बना देता है, ठीक कर देता है। ये है सिस्टम। एक आदमी 100 किलोमीटर की रफ्तार से जीवन में नहीं दौड़ सकता है, लेकिन अगर वो ट्रेन में बैठ जाता है तो 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। एक आदमी कभी भी 1000 किलोमीटर की रफ्तार से नहीं दौड़ सकता, लेकिन एरोप्लेन में बैठ जाता है तो उसकी स्पीड 1000 किलोमीटर की हो जाती है, वही हो जाती है जो सिस्टम की होती है। एक चींटी कभी भी एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री का सफर नहीं कर सकती, इस जीवन में तो कभी नहीं कर सकती, लेकिन अगर सिस्टम यानी किसी व्यक्ति की कॉलर की, शर्ट के कॉलर के नीचे जाके छुप जाए तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी जा सकती है। सिस्टम की इतनी ताकत होती है। इस बिजनेस को भी आपके अंदर कम कैपेसिटी होते हुए भी, कम नॉलेज होते हुए भी आप सिस्टम के हवाले अपने आप को कर देते हैं, तो आपकी ताकत वही हो जाती है जो सिस्टम की ताकत होती है, और आप भी इस बिजनेस को करने के लिए सक्षम हो जाते हैं और इस बिजनेस को करने के लिए आप काबिल हो जाते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए एक एटीट्यूड भी बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और बोला कि डॉक्टर साहब, मैं जहां भी उंगली लगाता हूं वहीं पर मुझे दर्द होता है। मैं पैर में लगाऊं तो पैर में दर्द होता है, मैं गर्दन में लगाऊं तो गर्दन में दर्द होता है, मैं चेस्ट पे लगाऊं तो वहां दर्द होता है, मैं पेट पे लगाऊं तो दर्द होता है, मैं जहां भी बॉडी किसी भी पार्ट पे कहीं भी अगर लगाता हूं तो मुझे वहीं पर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है, आपका चेकअप करते हैं। तो डॉक्टर ने चेकअप किया। चेकअप करने के बाद में देखा कोई खास कोई बीमारी तो नजर आई नहीं, फिर भी उसको छोटी मोटी टैबलेट दे करके और उसको भेज दिया। वो एक हफ्ते बाद फिर आया और बोला कि डॉक्टर साहब, मेरा तो अभी भी वही हाल है। तो डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला कि आपको ठीक करना मेरे बस की बात नहीं है, और उसको दिल्ली एम्स में रेफर कर दिया। दिल्ली एम्स में एक हफ्ते भर्ती रहा और वहां पर उसकी प्रॉब्लम को समझ में नहीं आया। बोले इसको प्रॉब्लम क्या है? तो एम्स में कई हजार लाख रुपए खर्च करके वहां से लौट के आया
लौट के आने के बाद गांव में एक वैद्य जी थे, उनके सामने फिर से ऐसी बात बोल रहा था कि मैं जहां भी उंगली लगाता हूं मेरी यही समस्या है। वैद्य जी ने पूछा, आप एम्स में गए, वो ठीक नहीं हुई? बोला, ना, कोई पकड़ नहीं पाया, क्या समस्या है? जहां भी मैं उंगली लगाता हूं वहीं दर्द होता है। तो वैद्य जी ने उसकी उंगली को चेक किया, देखा कि उसकी उंगली में ही समस्या थी, तो उसकी उंगली में ही प्रॉब्लम थी, और जब भी वो जहां भी बॉडी के पार्ट में लगाता था तो उसको दर्द का एहसास होता था। तो वैद्य जी ने सबसे पहले एक चीरा लगाया और उसकी उंगली को ठीक किया और पूछा कि अब लगाओ, तो पता चला कि दर्द उसके शरीर में नहीं बल्कि उसकी उंगली में ही होता था। तो प्रॉब्लम कहीं और होती है और ढूंढते हम कहीं और हैं। इस बिजनेस को करने के लिए, इस बिजनेस की ताकत को समझने के लिए हमको इस बिजनेस में एक सही पार्टनर, एक सही साथी चुनने की आवश्यकता है दोस्तों। एक सही साथी, एक सही अपलाइन, एक सही मेंटर आप चुने, उनके साथ जोड़ी बनाइए और इस बिजनेस की डायमंडशिप की जर्नी को स्टार्ट करिए। मेरी ओर से आपको ढेर सारी